नमस्कार दोस्तों। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि भारत से आज तक बहुत सारे देश अलग हो चुके हैं और भारत अपनी जो वास्तविक स्थिति में अभी है वो भारत की संपूर्ण स्थिति नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से देश थे जो आज तक भारत से अलग हुए हैं। दोस्तों, भारत से आज तक 15 देश अलग हुए थे। आज हम उन्हीं 15 देशों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज अपने भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से अलग होने वाले देशों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है अफगानिस्तान का। एक समय था जब अफगानिस्तान की पहचान हिंदू राष्ट्र के तौर पर हुआ करती थी। यह देश 7वीं सदी तक अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। एक वक्त यहाँ बौद्ध धर्म फैला और उसके बाद अब इसकी पहचान इस्लामिक राष्ट्र के रूप में होती है। 17वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान का नाम तक नहीं था। महाभारत के समय में इसके उत्तरी इलाके को गांधार महाजनपद के रूप में जाना जाता था, जिसको आज कंधार भी कहते हैं। आज भी यहाँ हिंदू मंदिरों और बौद्ध स्तूपों के कई सारे प्राचीन अवशेष मिलते हैं। गांधारी और महर्षि पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण भी लिखी है, वो भी यहीं के रहने वाले थे। इसके बाद नंबर आता है कंबोडिया का। कंबोडिया भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर वाट में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय, जिनका शासन 1112 से 1153 ईस्वी तक चला, के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने यहाँ प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। सदियों के कालखंड में यहाँ करीब 27 राजाओं ने राज किया। कोई हिंदू था तो कोई बौद्ध था, जिसकी वजह से यहाँ पे जगह जगह पे हिंदू मंदिर और साथ में बौद्ध स्तूप भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि कभी यहाँ पे भारतीय राजाओं का राज हुआ करता था। यहाँ के सबसे प्राचीन भगवान विष्णु के मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कथाओं के प्रसंग मिलते हैं, जिनको देखने से पता चलता है कि यहाँ के लोग महाभारत और रामायण के कितने करीब थे। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है इंडोनेशिया का। प्राचीन काल में इंडोनेशिया भी प्राचीन भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसके प्रमाण इंडोनेशिया के इतिहास में साफ मिलते हैं। 8वीं शताब्दी से पहले यहाँ मूल रूप से हिंदू और बौद्ध लोग रहा करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और आज यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा रामायण की कथाएं बोली और सुनाई जाती हैं, भारत से भी ज़्यादा। यहाँ के लोग रामायण को अपनी संस्कृति मानते हैं, जबकि अपना धर्म वह मुस्लिम बताते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है नेपाल का। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह भूभाग अशोक के साम्राज्य का एक अंग था, जिससे पता चलता है कि यह अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसके बाद भी अनेक प्रसंग मिलते हैं, जिनसे कि साफ पता चलता है कि यह भी एक अखंड भारत का हिस्सा था। नेपाल में मल्ल वंश का एक शासक था, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिसका नाम था यक्षमल, जिसने 1426 से 1475 तक यहाँ पर शासन किया। 1768 में नेपाल पर गोरखा जाति का अधिकार था, जिन्होंने सैनिक शक्ति की वृद्धि की और नेपाल को एक बहुत शक्तिशाली राज्य बनाया। अखंड भारत के उस समय में भारत में अलग अलग प्रकार के राज्य हुआ करते थे, जिनमें अलग अलग राजा लोग राज किया करते थे। नेपाल भी उन्हीं राज्यों में से एक राज्य था, जिनमें गोरखा वंश का शासन हुआ करता था। जब अंग्रेज लोग भारत आए तो उन्होंने भारत के अनेक राजाओं को हराया और उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार वो नेपाल को भी अपने अधीन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के गोरखा वंश को अंग्रेज लोग नहीं हरा पाए। इसलिए नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, तब नेपाल अलग ही राज्य हुआ करता था। इसलिए जब भारत को अंग्रेजों द्वारा आज़ाद किया गया तो भारत और नेपाल 2 अलग राज्य बन गए, यानी भारत एक अलग देश बन गया और नेपाल एक अलग देश बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी आप नेपाल में उसी प्रकार जा सकते हैं जिस प्रकार आप भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। आपको वहाँ जाने के लिए किसी भी प्रकार के पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अखंड भारत की इस कड़ी में अगला नंबर आता है श्रीलंका का। 1937 से पहले यह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1937 में अंग्रेजों ने इसे औपचारिक रूप से भारत से अलग कर दिया और इसके बाद श्रीलंका एक अलग देश बन गया। श्रीलंका की भारत से दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। श्रीलंका में एक समय में भारी संख्या में हिंदू रहा करते थे, हालांकि अब यहाँ संख्या का 12.60% ही हिंदू है। श्रीलंका का 3000 वर्ष का लिखित इतिहास उपलब्ध है, जिससे पता चलता है कि श्रीलंका जब भारत का हिस्सा था तब वहाँ पर कैसा माहौल था। श्रीलंका में रामायण का एक विशेष स्थान है। हम सब जानते हैं कि श्रीलंका और भारत का कनेक्शन रामायण के काल से है। श्रीलंका में अनेक प्रकार के अवशेष मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि रामायण और श्रीलंका का क्या कनेक्शन है। और अब इसी कड़ी में आगे बात करते हैं अगले देश की।
अगला देश है ईरान। ईरान भी एक समय में अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि भारत से आर्यन ईरान में जाकर बसे थे, इसलिए इसका प्राचीन नाम आर्याना भी था। भारत के पंजाब के आसपास के इलाके से लेकर ईरान तक को आर्यवर्त कहा जाता था। हालांकि कुछ लोगों का मत इसमें अलग है, कुछ लोग भारत के अनेक और हिस्सों को भी आर्यवर्त में शामिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग पंजाब के आसपास के इलाके से ईरान तक के इलाके को आर्यवर्त कहते हैं। खैर, ये मत की बात अलग है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि भारत से ईरान तक भारत का ही हिस्सा था, इसलिए ईरान भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद अगला नंबर आता है मलेशिया का। मलेशिया भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। मलेशिया में बौद्ध धर्म भारतीयों ने स्थापित किया। आज यहाँ सबसे ज़्यादा इस्लामिक आबादी है, लेकिन आज भी यहाँ पे हिंदू त्यौहार जैसे कि दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह देश अंग्रेजी शासन के काल के समय से भारत से अलग हो गया था और आज ये एक अलग राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है फिलीपींस का। यह देश भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। आज भी भारतीय रीति रिवाज यहाँ पर मनाए जाते हैं और आज भी भारतीय लोगों का यहाँ के लोगों के लिए एक अलग ही स्थान है। इसके बाद अगला नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि 1947 में यह हमसे अलग हुआ था। पाकिस्तान के पास भारत का एक सबसे अहम हिस्सा है जिसको सिंध कहते हैं, जिसके नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा था, क्योंकि पारसी लोग सिंध को हिंद कहते थे और इसीलिए सिंध वाले देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। सिंध और हिंद के लिए एक नारा भी है, लोग कहते हैं कि सिंध के बिना हिंद अधूरा है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला देश का नंबर आता है बांग्लादेश। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी अलग हो गया और एक अलग राष्ट्र बन गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कभी भारत का हिस्सा थे और आज अलग अलग राष्ट्र हैं, यानी कि बांग्लादेश भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद अगला नंबर आता है म्यांमार का। इसका पहले नाम बर्मा था। यहाँ का प्रथम राजा वाराणसी का राजकुमार था। 1852 में अंग्रेजों ने यहाँ अधिकार कर लिया और 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया। इसी प्रकार तिब्बत, भूटान और वियतनाम भी कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। दरअसल सबके बारे में बताने लगे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, इसलिए इन तीनों को भी आप भारत का हिस्सा मानकर चलिए। इसके बाद लास्ट में नंबर आता है थाईलैंड का। इसका प्राचीन नाम सियाम देश था। थाईलैंड और भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। थाईलैंड में एक चक्री वंश है जिसके राजा को राजा राम कहा जाता है। दरअसल उस चक्री वंश में जो भी राजा पैदा होता है उसको राजा राम का नाम दिया जाता है। बस उस नाम के पीछे एक अंक जोड़ दिया जाता है, जैसे कि राजा राम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या इसी प्रकार और नाम। जो वहाँ पर अभी राजा हैं उनको राजा राम 10th कहते हैं। दोस्तों, वहाँ पर एक अयोध्या भी है, जैसे कि भारत में एक अयोध्या है, बट वहाँ की अयोध्या को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। वहाँ की अयोध्या से मिलती जुलती एक कहानी है, जैसे कि हमारे यहाँ रामायण है। दोस्तों, वहाँ पर भी रामायण चलती है जिसको थाई रामायण कहते हैं, जिसको वहाँ की लोकल भाषा में कुछ और कहा जाता है। वहाँ की रामायण के नायक यानी कि भगवान श्री राम को फ्रा राम के नाम से जाना जाता है। बाकी कहानी भी वाल्मीकि रामायण से मिलती जुलती है, लेकिन बाकी कहानियों में जो किरदार हैं उनके नामों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। यह अंतर भाषा के आधार पर है। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि थाईलैंड भी कभी प्राचीन काल में भारत का हिस्सा रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस प्रकार 15 देश भारत से भारत के इतिहास में अलग हुए। दोस्तों, इसके बाद भी भारत और छोटा हो सकता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की अनेक रियासतों को मिलाकर भारत को एक भारत बनाया। दोस्तों, इससे पहले जो 15 देश भारत से अलग हुए थे, आज वो अपनी अपनी जगह पर काफ़ी विकसित देश भी हैं। दोस्तों, आज वो देश अगर भारत के साथ होते तो आज शायद भारत किसी और ही स्थिति में होता। दोस्तों, इतने सारे देश अलग होने के बावजूद भी आज भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, इतने सारे देश अगर आज भारत के साथ होते तो आज भारत शायद विश्व में राज कर रहा होता, शायद भारत आज भी विश्व गुरु होता। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली थी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बी गुड, क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।